हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा यूनिट एंड डायमेंशन का 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। तो नए साल में जो है हम स्टार्ट करते हैं आज का तीसरा लेक्चर। तीसरा जो लेक्चर है ये हम पढ़ने वाले हैं इसके एप्लीकेशन के बारे में। देखो, यूनिट हमने पढ़ा, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे, डायमेंशन देखा, डायमेंशन क्या कहता है, डायमेंशन क्या होता है, कैसे यूनिट एंड डायमेंशन एक दूसरे से रिलेटेड है। उसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि आखिर हम यूनिट एंड डायमेंशन का एप्लीकेशन कैसे करते हैं। ये लेक्चर काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। इसमें आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम डायमेंशनली किसी फॉर्मूला को कैसे डिराइव करते हैं और साथ ही साथ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं, ये हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो है, लास्ट में हमने क्या पढ़ा था ये देख लेते हैं। लास्ट में हमने ये देखा था कि जितने भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला देखा था। तरह तरह के डायमेंशन देखे थे। मास का जो होता है कैपिटल एम, और मास से अगर मान लेते हैं फोर्स का होता है तो mlt की पावर -2 है ना, वेलोसिटी का lt की पावर -1। तो तरह तरह के फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा था और साथ ही साथ हमने उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी डिराइव किया था। समझे? अब हम देखने वाले हैं कि आखिर इस डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल फॉर्मूला का वो ये है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। देखिए अब ये कैसे चेक करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही सिंपल है। देखिए हमारे पास एक इक्वेशन है v = u + at, ठीक है। तो ये तो मैं एग्जांपल लेने वाला हूं, लेकिन जो स्टेटमेंट है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, ये जो है बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। और वो क्या करता है आप लिख लिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म्स on both side, according to principle of homogeneity the dimension of each term on both side of the equation must be same, एकदम लल्लू लाल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अभी क्या है, ये क्या बोलता है इसको समझ लेते हैं। मतलब ये कि देखिए ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है यहाँ पे इक्वल टू का साइन दिया है, तो ये राइट साइड हो गया और ये लेफ्ट साइड हो गया। तो ईच टर्म, तो देखिए राइट साइड में यहाँ पे u है पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या है at है। तो जो डायमेंशन u का होगा वही डायमेंशन at का भी होगा, समझे। और ये होना भी चाहिए। आप लॉजिकली सोचो, मैंगो है, एप्पल है, तो मैंगो को मैंगो में ऐड करेंगे ना। अब आपसे अगर मैं सवाल करूं कि 2 मैंगो मतलब 2 आम और 3 एप्पल, कितने आम मतलब कितना हो गया, समझ। तो ये थोड़ा सा एक नॉनसेंस टाइप का हो जाता है, क्योंकि एप्पल को एप्पल में ऐड करते हैं, मैंगो को मैंगो में ऐड करते हैं, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सेम फिजिकल क्वांटिटी में ऐड करते हैं। और फोर्स को वेलोसिटी में कैसे ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। तो इसीलिए इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका भी डायमेंशन होगा, या सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, समझे। और यही डायमेंशन इसका भी होगा। तो समझ में आया कि क्या है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, और वो किस पे बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन मस्ट बी सेम। मतलब जो डायमेंशन वेलोसिटी का होगा, फाइनल वेलोसिटी का, वही यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का, वही यहाँ पे एक्सेलरेशन इनटू टाइम का। क्या ये सच में होता है? चलिए चेक करते हैं। देखिए वेलोसिटी का डायमेंशन lt की पावर -1 होता है, फाइनल वेलोसिटी का, अरे भाई इनिशियल वेलोसिटी का भी तो वही होगा ना, lt की पावर -1।
समझे क्या। और एक्सेलरेशन का आपको पता होना चाहिए lt की पावर -2 होता है और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया t से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा lt की पावर -1। तो आ गया ना किसका, जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है और वही डायमेंशन इसका भी है। आसान है, इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे तब जाकर अच्छे से समझ में आएगा कुछ। देखिए आप 2-3 और इक्वेशन लिख लीजिए, v² = u² प्लस 2as। क्या ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए lt की पावर -1, आपको अगर याद हो तो दूसरे लेक्चर में मैंने बोला था कि आपको मतलब वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स ये तीनों याद हो जाना चाहिए फास्ट, क्योंकि बाकी सब जो फिजिकल क्वांटिटी है उनमें ये फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। ठीक है, ये तीनों आपको जबान पे होनी चाहिए, खटाखट क्वेश्चन होने लगेगा, समझे क्या। तो जो डायमेंशन इसका है देखिए lt की पावर -1 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो फाइनली क्या बना l की पावर 2 t की पावर -2। तो लेफ्ट साइड जो है इक्वेशन के डायमेंशन क्या है l की पावर 2 t की पावर -2, तो वही इसका भी होना चाहिए और वही इसका भी होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में क्या है, इसका भी वही होगा ना भाई, lt की पावर -1 का होल स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी का भी वही डायमेंशन होता है, इनिशियल वेलोसिटी का भी वही डायमेंशन होता है, किसी टाइप का वेलोसिटी का भी डायमेंशन lt की पावर -1 ही होगा ना। यहाँ पे ये स्क्वायर जब करेंगे तो l की पावर 2 t की पावर -2, यहाँ पे 2as, 2 क्या है, एक नंबर है, प्योर नंबर है। तो प्योर नंबर क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt की पावर -1 और लेंथ का डायमेंशन l, जब मल्टीप्लाई किया, सॉरी एक्सेलरेशन का डायमेंशन lt की पावर -2, देखो यहाँ पे, और लेंथ से मल्टीप्लाई किया। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है, तो उसका भी डायमेंशन क्या आ गया, l की पावर 2 t की पावर -2। देखिए यानी कि ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। ये मैंने कैसे चेक किया, इसका डायमेंशन निकाला, आया l की पावर 2 t की पावर -2, मतलब इसके डायमेंशन में लेंथ का डायमेंशन कितना है 2, टाइम का डायमेंशन कितना है -2, वही डायमेंशन इसका भी आया। देखिए l की पावर 2 t की पावर -2, वही डायमेंशन इसका भी आया, l की पावर 2 t की पावर -2, यानी ये जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह एक और इक्वेशन ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा अगला जो इक्वेशन है वो ये है, s = ut प्लस हाफ at²। समझ में आया। अब देखिए s जो है डायमेंशन क्या होता है, l होता है। अगर ये डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका भी डायमेंशन यही होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, इसका डायमेंशन जो है lt की पावर -1 हो जाएगा u का, और इसमें t से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 और +1 क्या आ जाएगा 0, तो t की पावर 0 1, मतलब इसका भी डायमेंशन l हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत। इसके डायमेंशन को चेक करते हैं। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है, lt की पावर -2, तो यहाँ पे क्या दे देंगे lt की पावर -2, और यहाँ पे t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, t की पावर -2 इंटू 2 की पावर t की पावर 2, t की पावर -2 प्लस 2 t की पावर 0। मैथ्स आता है ना, हाँ, तो वहाँ से t की पावर 0 1 हो जाएगा, बचेगा क्या l। तो हमने देखा कि इसका भी डायमेंशन l आया, ut का भी डायमेंशन l आया, और प्लस में ये हाफ का डायमेंशन क्या होगा, नंबर है ना तो डायमेंशनलेस होगा। at² का भी डायमेंशन क्या आया, l आया। इससे ये प्रूफ हुआ कि हमारा जो s = ut² है ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने ये देखा जो काइनेमेटिक्स के जो हमारे तीनों इक्वेशन हमने पढ़ा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, याद रखना, जो v = u + at होता है, s = ut + हाफ at² होता है, या v² = u² + 2as होता है, ये तीनों कब अप्लाई करते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। और हमने वेरीफाई किया कि ये तीनों जो इक्वेशन है डायमेंशनली करेक्ट है। तो हमने कुछ एग्जांपल्स देखे। अब इस एग्जांपल को देखने के बाद कुछ अच्छे क्वेश्चन कर लेते हैं, एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं।
देखिए क्वेश्चन से पहले ही मैं आपको एक और चीज़ बता दे रहा हूँ, मतलब वो जनरल बात है। अगर मान लिया ऐसे लिखा है एक्स वाई है, यहाँ पे एल स्क्वायर अपन लैम्डा फाई जो भी कुछ दिया हुआ है प्लस एक्स जेड अपन वाई स्क्वायर की पावर यहाँ पे 1/3 दिया हुआ है, इस टाइप से कुछ भी रहे, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा, यही डायमेंशन इसका भी होगा। ये कौन बताता है हमें? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। समझ में आया? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फिजिकल इक्वेशन में हम ये सब यूज करते हैं। नाउ ये तो पहला एप्लीकेशन हुआ, तो एक तो एप्लीकेशन नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। तो हमने देखा डायमेंशन के हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी इक्वेशन फिजिकली करेक्ट है या नहीं है, और उसी से उभर कर आता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। और ये बोलता है कि अगर लेफ्ट साइड इक्वेशन के जो डायमेंशन है वही राइट साइड भी होगी, और राइट साइड में जो भी ईच टर्म्स होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन में, वो सबका डायमेंशन क्या होने वाला है? सेम होने वाला है। करेक्ट? तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल ये है कि अगर आपके पास एक इक्वेशन इस टाइप का है p + a/v², ठीक है, और यहाँ पे v - b और यहाँ पे RT, एक वंडरवाल गैस इक्वेशन है। यहाँ पे मैं टर्म बता देता हूँ कौन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे P जो है प्रेशर, ठीक है, V जो है वॉल्यूम, और यहाँ पे R जो है गैसियस कांस्टेंट, और T जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टेम्परेचर। समझे क्या? आपको पता क्या करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ, क्वेश्चन ये है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए एंड बी। सिंपल सा फंडा है, अभी आपको बताया ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, उसका आप यूज कीजिए और इसको ट्राई कीजिए। ठीक है, आपके पास मात्र कितना 30 सेकेंड से 1 मिनट तक है, आप इसको ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो चलिए इसको शुरू करते हैं सॉल्व। देखिए अगर ये आम है तो ये भी आम है, कहने का मतलब कि जो डायमेंशन इसका होने वाला है वही ना डायमेंशन इसका होगा, तभी तो ऐड करेंगे ना। फोर्स को फोर्स में ऐड करते हैं, फोर्स को वेलोसिटी में तो ऐड करते नहीं है, तो इसलिए जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही A/v² का होने वाला है। ठीक है, तो सिंपल फंडा है, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, जो डायमेंशन इधर साइड होगा वही हो जाएगा A जो भी क्वांटिटी है अपन वॉल्यूम का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। फोर्स का डायमेंशन आपको बताया था कि याद कर लो भाई, फास्ट यूज में आता है, तो ये हो जाता है mL/T⁻²। एरिया का डायमेंशन L⁻², यहाँ पे A ही रहने दो। वॉल्यूम का डायमेंशन L⁻3, और उसका चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया, बस आंसर आ गया। तो A का डायमेंशन देखिए भैया, यहाँ पे 6 आएगा ना, 6 आएगा, 6 आएगा और ये 2, तो इस पे इधर क्या बचेगा? 4 बचेगा, और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, तो L⁻5। M जो है M ही रहेगा, इधर लेफ्ट साइड ही रखो, L का काम हो चुका, T वैसे ही रहेगा, तो T क्या आ जाएगा? -2। तो A का जो डायमेंशन होगा वो होगा M, मास 1 रहेगा डायमेंशन में, लेंथ 5 रहेगा, और टेम्परेचर क्या रहेगा? सॉरी टेम्परेचर नहीं, टाइम, समझे क्या? टाइम क्या रहेगा? -2। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसको हटाते हैं। हाँ ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम डायमेंशन निकालते हैं किसका? बी का डायमेंशन निकालते हैं। करेक्ट, चलिए बी का निकालते हैं। बी का बहुत सिंपल है, जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा। अरे भाई सेम फिजिकल क्वांटिटी ही तो ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो बी का डायमेंशन क्या हो जाएगा? L⁻3, मतलब बी का वही डायमेंशन होगा जो वॉल्यूम का डायमेंशन होगा। बात समझ में आई? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर दूसरे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। हमारा क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है एक m जो रेस्ट मास है ना वैसे दिया हुआ है m0, किसी टाइम में मास जो है ये m0 क्या है? रेस्ट मास है, 1/v² है। ये इक्वेशन है। एक स्टूडेंट जो है गलती से यहाँ पे एक c जो है, कहीं पे c है या c² है, वो मिस कर जा रहा है, मिसिंग
सी। ठीक है, आप क्वेश्चन का फाइंड आउट द प्लेस, फाइंड आउट द प्लेस मतलब कहां पे सी वो लगाएगा, सी कहां पे मिस हो रहा है, या सी है या सी स्क्वायर है, कहां पे मिस हो रहा है आपको बताना है, सोचिए। ठीक है, कौन सी जगह, मतलब वी 1 इंटू सी लिखेंगे, या 1 अपन सी, या 1 अपन सी स्क्वायर लिखेंगे, या वी स्क्वायर अपन सी स्क्वायर लिखेंगे, या वी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिखेंगे, या एम नॉट इंटू सी स्क्वायर लिखेंगे, या एम नॉट अपन सी लिखेंगे, या एम नॉट इंटू सी क्यूब लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो सी जो है स्क्वायर में या क्यूबिक में कहाँ पे मिस कर रहा है और वो उसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, आप इसको सोचिए, बहुत सिंपल है। इसमें भी हम क्या यूज करने वाले हैं, कॉमन सेंस है, डायमेंशनल एनालिसिस का। चलिए देखिए सॉल्यूशन पे आते हैं। सिंपल सी बात है, ये क्या है, एक नंबर है, तो जब नंबर है तो डायमेंशनलेस है। ठीक है, तो ये जो सब्ट्रैक्ट हुआ है ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए। मतलब हमें पता है कि जो डायमेंशन किसका होता है, वेलोसिटी का होता है, मतलब किसी टाइप के स्पीड का वही डायमेंशन होता है ना। मैं दौड़ रहा हूँ या लाइट जा रहा है, तो दोनों का स्पीड का डायमेंशन क्या है, सेम है ना। तो ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, इसीलिए नीचे जो है इसको डिवाइड करने वाला सी स्क्वायर आना चाहिए। समझ में आया? तो सी कहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे मिसिंग है, और वो किस फॉर्म में मिसिंग है, सी स्क्वायर के फॉर्म में मिसिंग है। समझे? तो चलिए इसको लिख लेते हैं और फिर दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। तो इस तरह से हमारा पहला एप्लीकेशन समाप्त होता है। दूसरे एप्लीकेशन पे आते हैं। तो दूसरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, वो है कि ये डायमेंशनल एनालिसिस जो यूज होता है वो टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल अगर समझ लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, टेक्निक जानेंगे, क्वांटिटीज। ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे लिखा रहेगा कि जो है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में उसको डिराइव करना है कि नहीं। तो सबसे पहले हम काइनेटिक है, जैसे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर आपको ऐसे दिया रहेगा कि काइनेटिक एनर्जी, क्वेश्चन ऐसे, डिपेंड्स अपॉन मास m एंड स्पीड v, डिराइव इट्स रिलेशन। ठीक है, तो हम चलते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने डायमेंशनल मेथड से। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक एनर्जी है, तो किसी टाइप का एनर्जी हो उसका डायमेंशन सेम होता है, वर्क हो, हीट हो। ठीक है, तो हमारे पास जो डायमेंशन है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं। देखिए कैसे टेक्निक कैसे अपनाते हैं, यहाँ पे मास की पावर a, सम मास की पावर a होगा और स्पीड की पावर b होगा। आई बात समझ में ना। काइनेटिक एनर्जी जो है यहाँ पे सम कांस्टेंट आ जाएगा और यहाँ मास की पावर a, स्पीड की पावर b। समझिए यहाँ दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है काइनेटिक एनर्जी, इसीलिए a दिया और यहाँ पे b देंगे। अगर मास, वेलोसिटी, टाइम तीन पे डिपेंड करता है तो मास की पावर a, यहाँ पे स्पीड की पावर b, टाइम की पावर c। कोई चार पे डिपेंड करता है तो a, b, c, d ऐसे लिखेंगे। समझे क्या? और हमारा काम क्या होगा, a, b, c ये जितने भी है ना पावर, उनका वैल्यू फाइंड करना। वो किससे फाइंड करेंगे, डायमेंशनल मेथड से। देखो कैसे, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का जो डायमेंशन होता है, जो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी जो वर्क डन का होता है, फोर्स का होता है mL/2 इनटू लेंथ। अब इनटू लेंथ करेंगे तो इसमें पावर 2 आ जाएगा। मतलब साफ है कि यहाँ पे जो डायमेंशन होगा वो mL/T-2 होगा, लेफ्ट साइड। समझे? और राइट साइड ये तो कांस्टेंट भाई है,
तो कांस्टेंट भाई का तो कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है। देखिए मास का, तो मास का डायमेंशन कैपिटल M होता है, तो इसका पावर A हो जाएगा। लेंथ का डायमेंशन LT की पावर -1 होता है, तो उसका पावर B हो जाएगा। ठीक है, अब यूज करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो लेफ्ट साइड में डायमेंशन होगा वही राइट साइड में डायमेंशन होगा। मतलब ये कि जो मास का डायमेंशन होगा पावर में, वही इधर भी पावर में वही होगा। जो लेंथ के पावर में होगा वही लेंथ की इधर भी पावर में भी होगा। जो टाइम के पावर में इधर होगा वही टाइम के पावर में भी इधर होगा। कहने का मतलब साफ है कि हमने, देखिए यहाँ देखिए इधर साइड देखिए, सिंपल है, एक ऐसे लिख देते हैं, m की पावर a लिख दिया, यहाँ l की पावर b लिख दिया, t की पावर -b लिख दिया। ठीक, राइट साइड है लेफ्ट साइड है। तो यहाँ m की पावर क्या है 1 है, और उधर m की पावर क्या है a है, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। इधर देखिए लेंथ की पावर क्या है 2 है, इधर लेंथ की पावर क्या है b है, तो 2 किसके इक्वल हो जाएगा, b के हो जाएगा। बस ये भी निकाल लिया ना। अगर फिर भी आपको मन है नहीं एक और बच जा रहा है तो वहाँ पे भी करो, वही से भी वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ t की पावर -2 है और यहाँ t की पावर क्या है -b है, तो क्या आया b = 2 ही तो आया। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा, डायमेंशनल मेथड से हम क्या निकाल लिए, कोई फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। एक यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, काइनेटिक एनर्जी हमारा आया क्या, एक्चुअली पहले देख तो ले, काइनेटिक एनर्जी हमारा आया क्या, m की पावर a मतलब कांस्टेंट ये, m की पावर a मतलब 1, v की पावर 2, तो ये हुआ काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला। अब ये हाफ होता है तो ये कैसे निकालेंगे, एक्सपेरिमेंटली। यही तो इसका ड्रॉबैक है, हम ड्रॉबैक पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने के बाद नहीं है। मतलब डायमेंशनल मेथड से हम ये कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते जो हाफ mv² होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या लिख दिए, k × mv²। तो ऐसे ही इसमें फाइंड करने वाले हैं। आई बात समझ में? कुछ एग्जाम्पल और देख लेंगे तब तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप इसको पहले छाप लो, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ l एंड स्मॉल g। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। derive the relation between this physical quantity, सिंपल है। मतलब ये कि टाइम पीरियड जो है डिपेंड कर रहा है किस पे, यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और ग्रेविटेशन। ठीक है, ये किसकी बात है, पेंडुलम की। तो देखिए हमारे पास एक पेंडुलम यहाँ पे होता है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है और एक स्ट्रिंग से यहाँ से आता है, और ये क्या होता है, ये हमारा एक बॉब होता है। ये जो है इसको थोड़ा सा ऐसे खींच लेते हैं और छोड़ते हैं, तो ये क्या होता है, ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होता है। तो ऑसिलेशन यहाँ से मान लीजिए कि हमने इसको यहाँ ले गए, हम इसको यहाँ ले गए, ठीक है, इसको छोड़ दिया, यहाँ से छोड़ दिया, तो आएगा और फिर जाएगा, तो 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, 1 टाइम पीरियड। समझे, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। बात समझ में आई? तो वही जो टाइम पीरियड है एक पेंडुलम का, किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, मतलब इसका लेंथ ये वाला, और किस पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। तो हमें रिलेशन फाइंड करना है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का मास और स्पीड के बीच में रिलेशन फाइंड किया था, कितना आया था, कांस्टेंट इनटू mv² आया था। उसी तरह टाइम पीरियड इक्वल टू समथिंग LG वगैरह आएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं डायमेंशनल मेथड से। ठीक है, देखिए हम वही मेथड अपनाएंगे। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, लेंथ की पावर a मान लेते हैं और g की पावर b मान लेते हैं। हमारा मकसद क्या है, मकसद ये है कि a को फाइंड करना और b को फाइंड करना, यहाँ पे कांस्टेंट लगा देना। मतलब ये हम जो फॉर्मूला लिखेंगे वो ऐसे लिखेंगे,
टाइम पीरियड इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एल की पावर जो भी ए का वैल्यू आएगा वो, और जो भी यहाँ पे बी का वैल्यू आएगा वो लिखने वाले हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम ए और बी का वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए लेफ्ट साइड जो है m क्या है 0 है, l क्या है 0 है, t क्या है 1 है, क्योंकि यहाँ टाइम ही तो है ना, तो m का l का 0 है डायमेंशन। राइट साइड क्या है, राइट साइड यहाँ पे लेंथ है। देखिए ये तो डायमेंशनलेस हो जाएगा, कांस्टेंट है यहाँ पे, तो इसका जो डायमेंशन है वो ये हो जाएगा l की पावर a और g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो होता है lt की पावर -2 की पावर b। समझे क्या? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं l की पावर a, यहाँ पे a आएगा, फिर l की पावर b भी आएगा, दोनों ऐड होके l की पावर a प्लस b बन जाएंगे। समझे क्या? तो l तो गयो, बचा क्या t की पावर -2b, t की पावर -2b। इसमें भी m क्या आ गया 0 आ गया, m है ही नहीं तो छोड़ो हटा दो, वैसे भी m का यूज नहीं आने वाला। तो अब देखिए जो डायमेंशन लेफ्ट साइड होगा वही डायमेंशन राइट साइड होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए जो लेफ्ट साइड क्या है, टाइम का डायमेंशन 1 है, तो 1 इक्वल टू क्या लिख देंगे राइट साइड वाले -2b, मतलब b इक्वल टू -1/2। ठीक है, b का वैल्यू आ गया -1/2। उसी तरह a प्लस बी उधर लेंथ का डायमेंशन है और इधर 0 है, मतलब a प्लस बी इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू -b, a इक्वल टू -b, तो a इक्वल टू निगेटिव ऑफ -1/2 मतलब 1/2। तो हमारे पास आ गया वैल्यू, b का वैल्यू -1/2, a का वैल्यू 1/2। तो फाइनली हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया t इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू l की पावर a मतलब 1/2 और b की पावर मतलब g की पावर -1/2, तो नीचे आ जाएगा, तो आ जाएगा k इंटू एल की पावर 1/2 इंटू जी की 1/2, दोनों को मर्ज किया तो t आ जाएगा सम कांस्टेंट इंटू एल बाई जी। ठीक है, अब k का वैल्यू जो है वो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करेंगे तो वो आएगा 2 पाई आता है। तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई √L/g। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है k √L/g, एक्सपेरिमेंटली नहीं। तो वही तो इसका ड्रॉबैक है ना कि यहाँ पे कांस्टेंट नहीं फाइंड कर सकते, समझे क्या? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपने इसको लिख लिया, पहले इसको लिख लो अच्छे से। ओके, तो अब हमारा जो दूसरा एप्लीकेशन है उसका एक तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, एक बॉडी जो है एक सर्कुलर मोशन में ऐसे है मूव कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इस पे एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। ठीक है, तो फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन, पहला स्पीड पे डिपेंड कर रहा है, इस सर्कल के रेडियस पे डिपेंड कर रहा है और उस पार्टिकल के मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो वो फोर्स का हमें फॉर्मूला डिराइव करना है कि हमें फोर्स जो है वो किसके टर्म में मान लेते हैं, v की पावर a, m की पावर b, r की पावर c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला डिराइव करना है कि भाई a सम कांस्टेंट आ जाएगा यहाँ पे, यही ना है। तो चलिए एकदम ऑफिशियल मेथड से जाते हैं, हमें फोर्स का डिपेंडेंसी किस पे पता करना है, वेलोसिटी और यहाँ पे रेडियस और यहाँ पे क्या हो जाएगा मास पे। तो है ना ऐसा लिखेंगे, शुरुआत यहाँ ऐसे करेंगे, फोर्स इज डायरेक्टली, लेट द फोर्स वी हैव विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, कुछ भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, सीक्वेंस इधर उधर भी हो जाएगा, आंसर में चेंज नहीं होगा फाइनल। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला आने वाला है कुछ ऐसा आएगा, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी को क्या कांस्टेंट में बदल दिया, m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, सबका डायमेंशन इधर रखेंगे और इसका डायमेंशन इधर रखेंगे। मास का डायमेंशन जो इधर है उधर होगा, जो लेंथ का डायमेंशन इधर है वो उधर भी होगा, जो टाइम का डायमेंशन इधर है वो इधर भी होगा, और वहां से हमारा ABC का वैल्यू आ जाएगा। देखिए फोर्स का डायमेंशन आपको पता है m, l, t की पावर
-2। यहाँ पे ये तो डायमेंशनलेस हो गया। मास का डायमेंशन यहाँ पे देखिए m की पावर a, वेलोसिटी l t की पावर -1, उसका पावर क्या है b, रेडियस उसका डायमेंशन l होगा c। ठीक है, थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, m की पावर a, l की पावर b और t की पावर l की पावर b प्लस c हो जाएगा। यहाँ पे b आएगा और इधर से c आ जाएगा, ऐड हो जाएगा और t की पावर -b हो जाएगा। चलिए लेफ्ट साइड क्या है, मास का जो डायमेंशन है 1 है और इधर a है, तो a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, a का वैल्यू निकल आया। चलिए -b, t का डायमेंशन क्या है राइट साइड -b और लेफ्ट साइड क्या है -2, तो b क्या आ गया 2 आ गया, तो a का वैल्यू निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब देखिए लेंथ का राइट साइड क्या है b प्लस सी, लेफ्ट साइड क्या है 1, तो c इक्वल टू क्या आ गया -b, मतलब c इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 है ना, तो -b प्लस 1 आ जाएगा, तो -b मतलब -2 प्लस 1 मतलब -1। तो कहने का मतलब साफ है कि यहाँ पे m का डायरेक्शन ABC का वैल्यू निकल आया, तो फाइनली हमारा आंसर जो होगा फोर्स इक्वल टू क्या होगा सम कांस्टेंट और m की पावर 1 क्योंकि 1 है और v की पावर b मतलब 2 है, r की पावर -1, r की पावर -1 देंगे तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा r की पावर 1। तो ये जो है फॉर्मूला हमारा डिराइव हुआ। हाँ, k का वैल्यू 1 होता है, समझे क्या, तो वो एक्सपेरिमेंटली बता सकते हैं। तो ये आपको समझ में आया क्या, आप इसको पहले अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सुंदर सा। देखिए आपको पता है कि मास का जो रिफरेंस है ना, कि मास 1 kg क्या होता है, ये चेंज हो चुका है 2019 में, जस्ट नवंबर दिसंबर में चेंज हो गया। तो जो 2019 में जो चेंज हुआ था उसमें प्लैंक कांस्टेंट को रिफरेंस माना गया था। ऐसे हम कांस्टेंट को लेते हैं, हमने जो यूनिट एंड डायमेंशन का पहला लेक्चर देखा था, आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे हमने बताया है कि जो भी फिजिकल जो बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है उनका एक रेफरेंस लिया गया है, और वो रेफरेंस ऐसा होना चाहिए जो चेंज ना हो, टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, कंट्री टू कंट्री, ये वेरी ना करे। यही हमारा मकसद होता है, समझ में आया क्या। तो वहीं यहाँ पे एक क्वेश्चन है उसी टाइप के कि मास जो है ना वो 3 चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो हम तीनों को फंडामेंटल मानते हुए हम मास का फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं। वो कौन सा, यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट c पे डिपेंड कर रहा है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब g, कैपिटल G पे डिपेंड कर रहा है, और प्लैंक कांस्टेंट इस पे डिपेंड कर रहा है, समझे क्या। प्लैंक कांस्टेंट h से डिनोट करते हैं। ये 3 चीज पे डिपेंड कर रहा है मास, तो इसको फंडामेंटल यूनिट मानते हुए हमें मास का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो चलिए डिराइव करते हैं, आसान है, बहुत ही सिंपल है, वही काम करना है। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c की पावर a, कैपिटल G की पावर b, h की पावर c। ठीक है, तो मास इक्वल टू सम कांस्टेंट आ जाएगा c की पावर a, g की पावर b, h की पावर c। और यहाँ ABC फाइंड कर लेंगे, बस काम बन गया। ABC का वैल्यू लिख दो, हमारा आंसर आ जाएगा, समझे क्या। तो चलिए भाई m इक्वल टू, देखिए इधर डायमेंशन लिखते हैं तो मास का डायमेंशन m की पावर 1। अब इसमें अगर ऐड कर दे l की पावर 0, t की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ऐड इसलिए किया क्योंकि इन सब में आने वाला है l और t, यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं होने वाला है। डायमेंशनली c lt की पावर -1, क्योंकि ये स्पीड है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, इसका पावर a है। g, तो देखिए फोर्स जो होता है वो होता है g
m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो g का डायमेंशन होगा वो फोर्स का डायमेंशन इंटू यहाँ पे डिस्टेंस के स्क्वायर का डायमेंशन अपॉन मतलब फोर्स का डायमेंशन इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m इंटू फॉर्मूला वाइज यही हुआ ना कैपिटल G। तो रखिए डायमेंशन, यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन ml की पावर -2, लेंथ का डायमेंशन l और इसका पावर 2 हो जाएगा, और यहाँ पे m1 m2 मतलब m की पावर 2। तो फाइनली कैपिटल G का जो डायमेंशन हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m की पावर 1 है और नीचे 2 है तो ये -1 हो जाएगा, 1 - 2 -1, l की पावर 3 हो जाएगा और t की पावर -2 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? तो ये तो हो गया सी G का डायमेंशन। अभी मैंने क्या निकाला है, m की पावर -1। इसको थोड़ा सा जगह यहाँ पे क्रिएट करते हैं। G का डायमेंशन, ये G का डायमेंशन है, m की पावर -1, l की पावर 3 और t की पावर क्या हो जाएगा -2, इसका पावर b हो जाएगा और मल्टीप्लाइड में h। ये है प्लैंक कांस्टेंट। आपने फॉर्मूला देखा होगा E = h², समझे क्या? ये क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला है। न्यू फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो जो डायमेंशन होगा यहाँ पे h का मतलब प्लैंक कांस्टेंट का एनर्जी का डायमेंशन इनटू टाइम का डायमेंशन। आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको 11th में ही जब हम ये पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ ये सबसे पहले फॉर्मूला मिलेगा। फिर मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी ये फॉर्मूला मिलता है। कहने का मतलब अगर आपको फॉर्मूले पता है तो आप आसानी से इसको बता सकते हो कि भाई h का प्लैंक कांस्टेंट क्या है। नहीं पता है तो यानी नहीं पढ़े हो, कोई दिक्कत बात नहीं, यहाँ पे बता दिया। तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन एनर्जी, तो आपको पता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये टेक्निक यही अपनाना है। ये एनर्जी का डायमेंशन हो जाएगा इनटू टाइम के डायमेंशन से मल्टीप्लाई कर देना। देखिए फोर्स का डायमेंशन ml की पावर -2, डिस्टेंस का डायमेंशन l मतलब l की पावर 2 हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन t यहाँ पे -2 है तो इस पे -1 हो जाएगा। तो ये डायमेंशन हुआ किसका, प्लैंक कांस्टेंट का। और उसका पावर क्या है c, तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -1 और टोटल की पावर c। आया बात समझ में? तो चलिए ABC का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। देखिए भैया यहाँ पे 1 है, m का पावर है, इधर क्या है, यहाँ पे -b है और +c है, तो मतलब 1 = -b + c। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा L का देख लेते हैं। L का यहाँ पे a है, 3b है, 2c है, a + 3b यहाँ पे 2c है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0। ये 0 के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आई? उसके बाद t का देख लेते हैं। t का पावर -a, t का पावर यहाँ पे -2b और यहाँ पे -c = 0 आ गया। समझे क्या? तो 1 2 3। अब इसको आप सॉल्व कीजिए आराम से। सॉल्व कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो a चला जाएगा, बचेगा क्या, b + c = 0। तो b = आ गया -c। इसी b = -c में यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पे b जो है -c के इक्वल हो गया। तो 1 = b मतलब -c + c मतलब 1 = 2c, which मतलब c = 1/2। जब c = 1/2 आ गया तो b = -1/2 आ गया। तो c कितना आ गया यहाँ पे 1/2, b कितना आ गया -1/2, मतलब ये रूट में नीचे जाएगा। और a का वैल्यू कोई भी किसी में भी डाल दो। a यहाँ पे इसमें चलिए ट्राई करते हैं, -a -2 × b, -2 × b और यहाँ पे -c मतलब -1/2 = क्या हो जाएगा 0 -c।
ठीक है। अब देखिए भैया ये तो माइनस ए, ये देखिए +1 हो गया और ये -1/2 हो गया 0। तो ये 1 - 1/2 1/2, तो माइनस ए इक्वल टू -1/2, ए इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 1/2। ठीक है, थोड़ा लेंदी है लेकिन आसान है, आपको समझ में आया। आई होप एवरी स्टेप समझ में आएगा। आप इसको खुद से पहले ट्राई करना, फिर इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, इसको आपको ट्राई करना है, बहुत सिंपल है। फिर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया है x एज ए फंक्शन ऑफ t इक्वल टू v0 अपॉन अल्फा 1 माइनस c की पावर माइनस अल्फा t। समझ रहे हो? तो देखो is the position of a particle at time t is given by this relation, find the dimension of v0 and alpha। देखिए यहाँ पे ये क्या है 1 है, तो ये जो है ये भी क्या होना चाहिए डायमेंशनलेस होना चाहिए, क्योंकि ये जब डायमेंशनलेस है तो इससे सब्ट्रैक्ट होने वाला ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पावर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो जो डायमेंशन टाइम का है अल्फा का डायमेंशन इसके अपोजिट होगा, समझे? तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा t की पावर -1। तभी तो इसका डायमेंशन t की पावर -1 और इसका डायमेंशन t दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो t की पावर -1 प्लस t की पावर +1 -1 + 1 0 1, मतलब ये डायमेंशनलेस होना चाहिए। तो जो डायमेंशन इसका है वही डायमेंशन इसका है, क्योंकि ये क्या है डायमेंशनलेस है। तो v0 का जो डायमेंशन होगा वो डायमेंशन होगा अल्फा का डायमेंशन इनटू x एज ए फंक्शन ऑफ t का डायमेंशन। समझे? अभी अल्फा के डायमेंशन इससे हमने पता कर लिया, समझे क्या? कहां से? इस वाले टेक्निक से। तो v0 का जो डायमेंशन होगा वो जाएगा अल्फा के डायमेंशन मतलब t की पावर -1 और x का डायमेंशन जो कि l, तो हो क्या हो गया l t की पावर -1। सिंपल है, समझ में आया ना? तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब एक बहुत खूबसूरत क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये है dx अपॉन 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू a की पावर n साइन इनवर्स x बाई a -1। देखिए अगर आप ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन पढ़ लेंगे जो कि 12th में आपको पढ़ना है, तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, a की पावर कितना होता है वो पता चल जाएगा। लेकिन आपको उसका यूज नहीं करना है, आपको डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना है और फिर बताना है कि भाई a का पावर जो n है इस n का वैल्यू बताना है, मतलब n इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए, सोचिए, इस पे गहन मंथन कीजिए, फिर हम इसको देखते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे जो डायमेंशन इधर होगा वही डायमेंशन ये होगा, सिंपल से फंडा है। अब देखिए एक बहुत ही लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि साइन थीटा कॉस थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या है, एक नंबर है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5 है कि नहीं, साइन 45 1/√2, साइन 90 1, कॉस थीटा जो कॉस 0 है वो 1, कॉस 60 1/2, ये सब क्या है नंबर है। तो नंबर का कोई डायमेंशन होता है क्या? नहीं ना, नंबर क्या होता है डायमेंशनलेस होता है। तो उस हिसाब से यहां पे देखिए ये जो है ये डायमेंशनलेस होगा। ठीक है, तो जब ये डायमेंशनलेस होगा तो सिर्फ इसका जो डायमेंशन होगा किसके इक्वल होगा, a की पावर n का। ये तो बात पता चल गया, मतलब इसका जो डायमेंशन होगा, आप दिमाग में रखना कि जो डायमेंशन इसका होने वाला है वही a की पावर n का होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो साइन थीटा वगैरह साइन इनवर्स ये सब क्या है डायमेंशनलेस होते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा देखिए यहाँ पे x बाई ए दिया हुआ है और -1 दिया हुआ है, मतलब ये जो क्वांटिटी है डायमेंशनलेस है, तो ये भी क्वांटिटी डायमेंशनलेस है। देखिए ये लेंथ है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, लेंथ ही होना चाहिए डायमेंशन। तो जो डायमेंशन x का होगा वही क्या होगा, a का भी डायमेंशन होगा। तो आपको बात समझ में आई? तो a का डायमेंशन हमने पता कर लिया। ठीक है, अब इस हिसाब से यहाँ पे जो डायमेंशन यहाँ l की पावर n होगा वही इधर भी डायमेंशन होगा। देखिए dx जो है
dx का डायमेंशन या x2 माइनस एक्स का डायमेंशन या x का डायमेंशन सब क्या है, एक ही होने वाला है, वो क्या होगा, लेंथ होगा। तो ये लेंथ हो गया। नीचे देखिए ये l हो गया, ये तो डायमेंशन लेस 2, तो l इंटू एल, एल की पावर 2 डायमेंशन हो जाएगा, और इधर भी है l की पावर 2 डायमेंशन। तो सीधी सी बात है ना भाई, l की पावर 2 का डायमेंशन माइनस l की पावर 2 का डायमेंशन, ओवरऑल नीचे आ जाएगा l की पावर 2 का डायमेंशन, लेकिन रूट में, ऊपर l और यहाँ l की पावर n। देखिए l की पावर 2 रूट में है तो l नीचे आ जाएगा, l अपॉन l डायमेंशन l की पावर n। यहाँ 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, और उधर l की पावर n, यहाँ से n क्या आ गया, 0 हो गया। आई बात समझ में? क्वेश्चन काफी आसान है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। चलिए आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। जो तीसरा एप्लीकेशन है यूनिट एंड डायमेंशन का, यानी डायमेंशनल एनालिसिस का, वो क्या है, डायमेंशनल एनालिसिस इज यूज टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर, टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर of the same physical quantity having different system of unit, different system of unit। कहने का मतलब क्या है वो अभी समझ में आ गया। देखिए आपको मैंने पढ़ाया था, याद है क्या, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेप्टा, किलोमीटर। ये जो है ना, मैंने कन्वर्ट करना आपको बताया था कि 1 मिलीमीटर जो है कितने मीटर के बराबर होगा, 1 डेका मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा। खटाखट कन्वर्जन मैंने बताया था, है ना, पहले या दूसरे लेक्चर में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा सवाल अभी मैं ये नहीं पूछने वाला कि भाई कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो तो बता चुका, आप जाकर वहां देख सकते हैं, आपको पूरा समझ में आएगा। मेरा सवाल ये है कि मीटर एक है और दूसरा किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल इसमें बड़ा यूनिट कौन है, इसमें कौन सा बड़ा यूनिट है? ऑब्वियसली आपको लगेगा किलोमीटर। हाँ तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट है। आप देखिए यहाँ पे 1 किलोमीटर कितना होता है, 1000 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। देखिए दोनों साइड फिजिकल क्वांटिटी क्या है, सेम है। ठीक है, डिस्टेंस का, लेकिन सिस्टम ऑफ यूनिट अलग है। यहाँ में, यहाँ क्या है, मीटर है, और यहाँ क्या है, किलोमीटर है। तो और ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो आपको ये आइडिया आ रहा होगा कि जहां पे यहाँ पे यूनिट अगर बड़ा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है। देखिए यहाँ यूनिट छोटा वाला यूनिट है, मीटर है, किसके रेस्पेक्ट में, किलोमीटर में, तो इसमें बड़ा न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। समझ में आया? कहने का मतलब है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट होता है। समझ में आया? मतलब बड़ा, देखिए फॉर एग्जाम्पल देखिए 1 मीटर जो है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्या है, छोटा यूनिट है, इसलिए इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या है, ज्यादा है। मीटर इसके रेस्पेक्ट में ज्यादा है, इसीलिए इसके रेस्पेक्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आया, कम आया, 1 आया। तो हम ये डिड्यूस कर सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द यूनिट होता है। तो अलग अलग यूनिट है, तो यहाँ पे कांस्टेंट के लिए n1 u1 इक्वल टू n2 u2, क्योंकि भाई फिजिकल क्वांटिटी सेम ही है ना। इधर जो भी किलोमीटर है उधर मीटर है, तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, वो तो बराबर ही होगा ना। तो इसीलिए ये इक्वल टू ये, तो अगर आपने ये बढ़ाया तो ये घटना होगा। समझे क्या? अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हम अब निकालने चलते हैं भाई कन्वर्जन कैसे करते हैं अलग अलग। आप इसको पहले लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं कि भाई एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हम यहाँ पे 2 मेथड देखने वाले हैं। एक जो है वो ऑफिशियल मेथड देखेंगे, दूसरा है वो हम घरेलू मेथड देखेंगे। घरेलू मेथड का मतलब ये हुआ कि अपना मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे, वो अपने पॉकेट से।
ठीक है, तो इसको आपने लिख लिया, तो चलिए हम डिराइव करते हैं। ये लिख लिया ना, देखिए अब इस मुद्दे को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। देखिए मान हमने क्या देखा था, n1 u1 इक्वल टू n2 u2, तो ठीक है केजी था इधर ग्राम, तो केजी में 1 केजी यहाँ पे लिखेंगे तो 1000 ग्राम लिखेंगे। हमने ये भी देखा कि जहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा होता है वहाँ यूनिट जो होता है वो कम वाला होता है। ठीक है, अब देखिए अब सिर्फ यहीं पे बात नहीं ठहरती है। मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी आ गया बड़ा वाला, जिसमें मास भी हो, लेंथ भी हो और टाइम भी हो, तब क्या करेंगे, u1 को ऐसे ही रहने दो, n1 को ऐसे ही रहने दो। उसका यूनिट देखिए m1 की पावर a हो जाएगा। मान लेते हैं एक सिस्टम, यहाँ पे L1 की पावर b और T1 की पावर c। यहाँ पे दूसरे सिस्टम में n2 न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ m2 की पावर a हो जाएगा, L2 की पावर b हो जाएगा और T2 की पावर c हो जाएगा। देखिए भैया कुछ भी हो जाए, यूनिट एंड डायमेंशन में डायमेंशन जो इधर जो है वही ना डायमेंशन इधर भी रहेगा, वो तो चेंज होने वाला नहीं है, समझे क्या। तो n2 हम निकालेंगे कैसे, n1 m1 अपॉन m2 की पावर a। नहीं, पहले हम इसको लिख लेते हैं कि भाई ये क्या है, ये n1 जो है आप लिख लो, ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन वन सिस्टम। जैसे केजी में मान लो है तो वहाँ 1 केजी लिखेंगे, तो यहाँ क्या आएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये 1000 ग्राम आ जाएगा। तो इसको 1000, तो ये जो n2 है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू इन अदर सिस्टम। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये जब क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यूनिट इन वन सिस्टम, ये जो है ना ये क्या है, यूनिट इन वन सिस्टम, और ये दूसरे सिस्टम में यूनिट है। अगर मान लो केजी में है, ये मीटर में है, ये सेकंड में है, तो ये क्या है ग्राम में है, सेंटीमीटर में है, ये भी सेकंड में है। तो ये जो है यूनिट इन सेकंड। अदर सिस्टम मत लिखो, यहाँ पे सेकंड सिस्टम लिख दो जिसमें कन्वर्ट, सेकंड सिस्टम। आई बात समझ में, इसको लिख लिया, इसको पहले लिख लो तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, ABC क्या है, दोनों साइड सेम है। क्यों, क्योंकि डायमेंशन तो दोनों साइड सेम ही होना चाहिए, और ये तो नंबर है, इनका कोई डायमेंशन वगैरह होता नहीं है, इसीलिए ABC क्या होगा, दोनों साइड सेम होने वाला है। ठीक है, तो यहां से किसी दूसरे सिस्टम में अगर हमें निकालना है तो सीधे इसका फॉर्मूला आ जाएगा n1। जब इसको इधर डिवाइड करेंगे तो ये m1 और m2 एक साथ रहेगा और उसका पावर a हो जाएगा। उसके बाद में L1 अपन L2 एक साथ रहेगा, इसका पावर b हो जाएगा। उसके बाद में T1 T2 एक साथ रहेगा और इसका पावर c हो जाएगा। तो ये बात समझ में आया ना, क्लियर, समझे। तो यही फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करेंगे, अगर एग्जाम्पल देख लेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, और इसको हम दो तरीके से करेंगे। पहला, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैं जनरली यूज नहीं करता। हाँ, बुक में अगर मान लेते हैं बोर्ड में आता है तो हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर उसके बाद एक टेक्निक देखेंगे, शॉर्ट फॉर्म देखेंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, झट से ना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फोर्स का। देखिए फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, और इसका यूनिट क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही क्या होता है, न्यूटन होता है, यानी 1 न्यूटन होता है ना। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट 1 न्यूटन टू सीजीएस यूनिट। 1 न्यूटन को तुम्हें सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अभी जो हमने फॉर्मूला देखा था वही अप्लाई करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले कुछ डेटा लिख लिया। सबसे पहले फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, आपको पता है
ml की पावर -2। समझे क्या? तो देखिए ये हो गया SI यूनिट और ये क्या हो गया CGS यूनिट। यहाँ पे देखिए M1 जो है वो आएगा kg में, ठीक है, और यहाँ पे M2 जो आएगा ग्राम में, ठीक है। L1 जो आएगा इसमें मीटर में आएगा, मीटर में, और यहाँ L2 जो आएगा वो सेंटीमीटर में। T1 जो आएगा वो सेकंड में आएगा, T2 आएगा वो भी सेकंड में आएगा। तो ये दोनों पता होनी चाहिए, तब आगे हम प्रोसीड करेंगे। आई बात समझ में? तो देखिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, N2 इक्वल टू N1 M1 अपन M2 की पावर A, L1 अपन L2 की पावर B, T1 अपन T2 की पावर C। अब आपको पता है कि भाई A जो है यहाँ 1 है, B जो है यहाँ पे 1 है, और जो C जो है वो -2 है, और M1 M2 भी पता है। चलिए सबका वैल्यू रखते हैं। M1 जो है वो 1 kg है, तो यहाँ पे N1 जो है 1, देखिए 1 kg पर मीटर, तो 1 डाल दिया। हमें N2 फाइंड करना है। M1 कितना हो गया? M1 क्या है? kg है, तो kg डाला। M2 क्या है? ग्राम है, और उसका पावर A मतलब 1। L1 अपन L2, L1 देखिए यहाँ पे मीटर, L2 सेंटीमीटर, इसका पावर B मतलब 1। T1 सेकेंड अपन सेकेंड, पावर यहाँ पे -2, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो चला गया। समझे क्या? जब ये चला गया, ये देखिए अब यहाँ पे 1 kg अपन ग्राम, तो kg जो होता है 10⁻³ ग्राम होता है, अपन नीचे ग्राम, और सबका पावर क्या हो जाएगा 1, ग्राम ग्राम चला गया, 10⁻³ बचा। मीटर क्या होता है 10⁻² सेंटीमीटर, और यहाँ पे नीचे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर चला गया, और ये तो पहले से ही गया है। तो देखिए यहाँ से बचा 10⁻³, उधर बचा 10⁻², तो फाइनली क्या हो गया 10⁻⁵। तो ऐसे सॉल्व करेंगे ऑफिशियली, ठीक है। तो ओवरऑल हमारा n आ गया ना यहाँ पे, तो जो फोर्स जो हो जाएगा वो N2, यहाँ पे जो N2 जो हो जाएगा, मतलब जो यूनिट होगा, मतलब ओवरऑल हो जाएगा 10⁵। ग्राम को किस में लिखेंगे? kg को ग्राम में लिखेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में लिखेंगे, और इसको सेकेंड स्क्वायर में लिख देंगे। इसी को 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम डाइन बोलते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं। मतलब साफ है, जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी मैं बताऊंगा, लेकिन यही जान लो तो क्या दिक्कत है, वहाँ पे भी बताऊंगा, यहीं पे भी जान लो। जो CGS जिसे SI यूनिट में kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। इसको जब CGS में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो उसको 1 यूनिट को क्या बोलते हैं? डाइन बोलते हैं, DYNE, 10⁵ डाइन। मतलब 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर होता है, या kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10⁵ डाइन के बराबर होता है। तो ये तो रहा हमारा पहला ऑफिशियल मेथड। देखो ये तो ठीक है। अब दूसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, वो बहुत सिंपल है। देखो है ना, फोर्स क्या है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, इसको CGS में कन्वर्ट करना है, सिंपल है। ये kg है, मतलब 1 kg है, तो क्या लिख देंगे? 10⁻³ ग्राम, यहीं पे लिख डालो ना। मीटर है ना, लिख दो 10⁻² सेंटीमीटर। समझे? सेकंड तो चेंज होता नहीं है, वही का वही रहता है CGS में। तो क्या आ गया? 10⁻³ इंटू 10⁻², 10⁵ आ गया। और 10⁵ के बाद क्या लिख सकते हो? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन ये टेक्निक बोर्ड में यूज मत करना, ठीक है? इससे फास्ट होता है, लेकिन वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? तो ये रहा हमारा। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? अब दूसरा जो है, आपको 1 जूल जो है को कन्वर्ट करना है CGS सिस्टम में। CGS सिस्टम में देखिए 1 जूल जो होता है
वो वर्क डन है, ठीक है। सबको 1 यूनिट ले लो तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यही अगर 1 न्यूटन आ जाए और 1 मीटर आ जाए तो क्या हो गया, 1 न्यूटन मीटर, यानी यही होता है 1 जूल आता है। इसको कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस सिस्टम में करना है। तो चलिए पहले ऑफिशियल मेथड से देखें। ऑफिशियल मेथड बोलता है कि भैया हमारे पास यहाँ पे ऐसा यूनिट रहेगा और इधर क्या रहेगा, सीजीएस सिस्टम रहेगा। यहाँ पे m1 जो है केजी में रहता है और वहाँ पे किस में होता है, m2 जो है ग्राम में रहता है। यहाँ L1 जो है यहाँ पे मीटर में होता है, वहाँ L2 जो है सेंटीमीटर में, यहाँ पे T1 जो है सेकंड में रहता है और यहाँ T2 भी सेकंड में ही रहता है। समझे क्या, सेकंड ऐसे ही लिखो छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे पास जो है N1 U1 इक्वल टू N2 U2, इसी फॉर्मूले से हम N2 निकालेंगे। क्या आता था, N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। अब ABC का तो हमें पता ही होता है, वर्क डन का हमें क्या निकालेंगे, डायमेंशन। देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, तो वर्क डन का ये हो जाता है m l t की पावर -2 और लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो m l की पावर 2 t की पावर -2। इसका मतलब a कितना हो गया 1, b कितना हो गया 2, c कितना हो गया -2। यहाँ वही रख देंगे, अब सब चीज रखते हैं। देखिए ये 1 यूनिट रखा है ना, तो इस पे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 जूल है, मतलब 1 न्यूटन 1 मीटर, ठीक है। तो ये 1 रख दो। m1 अपन m2, m1 क्या है kg, तो kg रखो और यहाँ ग्राम रखो, ठीक है। इसका पावर a मतलब 1, L1 अपन L2, L1 मीटर रखो, L2 सेंटीमीटर रखो। इसका पावर b मतलब 2, T1 सेकेंड रखो अपॉन सेकेंड रखो, C मतलब -2। देखिए सेकेंड चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 का 1 ही रहा। केजी और ग्राम में देखिए ये 10⁻³ ग्राम हो जाता है केजी, और ये ग्राम चला गया और इसका पावर 1 यानी 10⁻³ ही आने वाला है। मीटर जो है यहाँ पे 10⁻² सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, नीचे जो आएगा वो सेंटीमीटर चला गया, लेकिन पावर में क्या है 2 है, तो 2 और 2 से 4 हो जाएगा और ये तो 1 ही हो गया था। तो 10⁻³ इधर और 10⁻4 उधर, ओवरऑल क्या आ गया 10⁻7। मतलब 1 जूल को अगर आप कन्वर्ट करते हो सीजीएस सिस्टम में तो वो आ जाता है 10⁻7। तो सीजीएस में क्या हो जाएगा, जो भी है यहाँ न्यूटन मीटर होता है ना, तो न्यूटन तो होता है केजी, यहाँ पे जूल की बात करूँ तो न्यूटन तो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू डिस्टेंस, तो वहाँ का यूनिट क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे वैसे यूनिट क्या हो जाएगा सीजीएस में ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी 1 यूनिट को जिस तरह से वहाँ 1 सीजीएस के यूनिट को डाइन बोलते थे ना, वहाँ पे इसको अर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अर्ग, ERG, मतलब 1 अर्ग इक्वल टू 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1 सेकेंड पर सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो गया 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाता है 10⁻7 अर्ज हो जाता है। और ये अर्ज क्या है सीजीएस सिस्टम वाला यूनिट है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है, एकदम क्लियर है, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने वो पहले मेथड से किया था, दूसरा मेथड नहीं अप्लाई किया था। तो चलिए ना दूसरे मेथड से भी आसानी से हो जाएगा, बस एक लाइन में हो जाएगा। देखिए फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही तो होता है ना, वर्क डन, मतलब ये न्यूटन इनटू मीटर। न्यूटन क्या होता था केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यहाँ पे इनटू मीटर मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये 1 जूल होता है अगर वैल्यू कब हो 1 केजी हो 1 मीटर हो और 1 सेकेंड हो। इसको कन्वर्ट करना है सीजीएस सिस्टम में। तो देखिए केजी को कन्वर्ट कर दो ना 10⁻³ ग्राम में, मीटर को कन्वर्ट कर दो ना 10⁻² सेंटीमीटर में,
तो उसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। बस सिंपल सी भाषा में ये 10⁻³ और ये 10⁻⁴ क्या हो गया, 10⁻�7 हो गया। ये हो गया ग्राम और ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर। एकदम सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। तो इससे अपन फास्ट कर लेते हैं, समझे क्या, ये वाला टेक्निक अपनाओगे तो। अब चलते हैं एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, बहुत बढ़िया वाला। ग्रेविटेशनल, आपको पता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी का जो वैल्यू है वो सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है, सीजीएस सिस्टम में दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है, 6.67 × 10⁻⁻8, ठीक है। यूनिट दिया हुआ है, आप निकाल सकते हो, फोर्स = G m1 m2/r²। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे अपॉन kg स्क्वायर आ जाएगा। तो ऊपर आ गया kg⁻⁻1 और पर सेकेंड स्क्वायर, समझे क्या। तो ये यूनिट होता है, एक्चुअली ऐसा यूनिट की बात करो तो इसका जो सीजीएस चूंकि ये दिया हुआ है तो ये क्या होना चाहिए, g⁻⁻1 और सेंटीमीटर⁻³ और सेकेंड⁻⁻, ठीक है। तो ये जब क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पे ग्राम, ये जी जो है ग्राम है, ठीक है। तो हमें कन्वर्ट करना है MKS सिस्टम में, MKS कन्वर्ट टू, क्वेश्चन है कन्वर्ट टू MKS सिस्टम, हमें MKS सिस्टम में कन्वर्ट करना है। चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करते थे, याद कीजिए आप, 3 चीजें। सबसे पहले हम लिखते थे कि भाई इसका डायमेंशन क्या होता है। तो डायमेंशन जो होगा वो हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻³ और t⁻⁻², ये तो हो गया डायमेंशन। इससे हमें ये पता चल जाता है कि a का वैल्यू -1 होगा, b का वैल्यू 3 होगा और c का वैल्यू -2 होगा। ये बात क्लियर है। अब m1 m2 देखेंगे। देखिए m1 जो है वो क्या है, m1 मतलब ग्राम में है, m2 किस में है, kg में है, क्योंकि MKS में यही होता है। L1 जो है वो सेंटीमीटर में है और L2 जो है वो किस में है, वो मीटर में है। T1 जो है सेकंड में है, T2 भी सेकंड में है। बस अगर ये पता चल गया तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, N1E1 = N2U2। तो यहाँ पे N2 जो हो जाएगा वो होगा N1 × m1/m2 की पावर a, L1/L2 की पावर b, T1/T2 की पावर c। आई बात समझ में। N1 आपको दिया हुआ है कितना, 6.67 × 10⁻⁻8, समझे। m1/m2, m1 क्या है, ग्राम है, m2 क्या है, kg है। L1/L2, L1 क्या है, सेंटीमीटर है, L2 क्या है, मीटर है ना। इसका पावर a कितना था, a जो है -1 था, b का पावर कितना है, 3 है, t की पावर मतलब सेकेंड, वैसे भी इसका कोई फायदा नहीं, कट ही जाएगा। ये कितना आ गया, -2 आ गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 6.67 × 10⁸ ग्राम/kg, तो ग्राम को ग्राम ही रहने दीजिए, kg जो है ये 10⁻³ ग्राम हो गया। आई बात समझ में। और यहाँ पे -1 हो गया तो ग्राम चला जाएगा, सेंटीमीटर, मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर और इसका पावर जो है 3 हो गया, ये सेंटीमीटर चला गया और ये तो पहले ही चला गया 1।
तो यहाँ पे देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ऊपर जाएगा 10⁻⁻3, 10⁻⁻3 जो है फिर यहाँ पे -1 है, तो -3 इंटू -1 +1, मतलब 10⁻⁻, ये 3 हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये जो है 10⁻2 है ना, तो ऊपर जाएगा 10⁻−2 हो जाएगा, या यहीं पे 10⁻6 नीचे हो जाएगा और ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा, तो 10⁻6। अब इन सब पावर को अगर कंबाइन करें तो ये -8 है 10 का पावर, और ये -6 है, तो कितना हो जाएगा, -14 हो गया, और वहाँ से 3 प्लस कर दो तो -11 हो गया। तो वैल्यू क्या आ गया, 6.67 इंटू 10⁻11। MKS सिस्टम में मतलब कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे kg का पावर -1, मीटर की पावर क्यूब और सेकंड की पावर -2। तो ये आंसर होगा, समझे क्या? आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो चलिए हम इसको, आप पहले इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए अच्छे से, अपने वाले जो घरेलू मेथड है होममेड उससे करते हैं, मतलब सिंपल भाषा में। देखिए तो हमारा जो डेटा था वो ऐसा था, 6.67 इंटू 10⁻⁻1 ग्राम की पावर -1, सेंटीमीटर की यहाँ पे क्यूब था, और सेकंड की पावर -2 था, करेक्ट। हम इसको चेंज करने वाले हैं MKS सिस्टम में, सिंपल बात है। देखिए इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इन्हीं सब में से छेड़छाड़ करना है। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया। देखिए ग्राम जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ kg लिख सकता हूँ, और उसका क्या हो जाएगा, -1 पावर हो जाएगा, ग्राम के बदले ये लिख दिया। सेंटीमीटर जो है ये हो जाएगा 10⁻² मीटर हो गया, और उसका क्यूब हो गया, सेकंड का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर होता है, मतलब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। मीटर बड़ा यूनिट है इसीलिए उसमें कम आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर छोटा यूनिट है इसलिए वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होता है। ये हमने डिस्कस कर लिया है। चलिए इसको ओपन कीजिए, 10⁻³ इंटू -1 3 हो गया, ये kg की पावर -1 हो गया, हम इसी को भी डील कर रहे हैं। यहाँ पे 10⁻² इंटू 3 तो 10⁻6 हो गया, और मीटर का पावर क्या हो गया, क्यूब हो गया, और सेकंड जो है वैसे ही रहा -2। चलिए अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दो 6.67 इंटू 10⁻², पढ़ा हुआ था वो अकेले। देखिए माइनस पावर, अब 10 की पावर को हम ऑपरेट करते हैं 10⁻⁻8, 3 -6 -8 और +3 -5 -6 -11, तो 6.67 इंटू 10⁻11 kg -1 मीटर का क्यूब, सेकंड का पावर -2। तो आपको पता ही है ऐसा यूनिट में होता है 6.67 इंटू 10⁻11, है कि नहीं। तो सिंपल है ना, ये घरेलू मेथड था, होममेड था, ठीक है। नाउ अब एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करते हैं, वो थोड़ा सा मतलब एडवांस टाइप में आता है, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मतलब खतरनाक सा दिखता है वो, लेकिन है नहीं। अगर अच्छे से समझे हो, हर पॉइंट्स को तुमने फॉलो किया है, तो वो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। चलिए क्वेश्चन देते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, पहले आपको ट्राई करना है उसको। ओके, तो अब हमारे पास आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में हमारे पास मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट, और उसके बाद में ख़त्म हो जाएंगे ये टॉपिक। तो ये जो है हम पढ़ रहे थे डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन, उसका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में हम उसके ड्रॉबैक्स देखेंगे, तो वो काफ़ी छोटा टॉपिक है, बस 2-4 मिनट का है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इफ प्रेजेंट यूनिट ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास बी m, s and kg are changed to alpha meter, beta second and gamma by 20 kg, then how will the unit of force be changed? ठीक है, तो वही भाषा है, हम यूज करेंगे n1 u1 इक्वल टू n2 u2, बस इसी का यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके पहले करना क्या होता है, सबसे पहले डायमेंशन फोर्स का पता करना होता है, तो mlt की पावर -2, तो वो यहाँ पे देखिए a 1 हो गया, b जो है यहाँ पे 1 हो गया, और c जो है -2 हो गया। तो abc पता चल गया,
ठीक है। अब देखिए यहाँ पे M1 L1 T1, तो M1 क्या है, मतलब केजी में, और यहाँ पे M2 क्या है, M2 किस में है, उस केजी को किस में, ये मास है ना, मतलब गामा बाई 20। L1 मतलब यहाँ पे मीटर में, और वहाँ पे L2 तो अल्फा मीटर, अल्फा में। T1 जो है अल्फा, यहाँ पे बीटा, सॉरी T1 सेकेंड, और ये T2 जो है वो बीटा में आ गया। सिंपल सी बात है, N2 इक्वल टू N1 M1 अपन M2 की पावर A, L1 अपन L2 की पावर B, T1 अपन T2 की पावर C। ठीक है, N1 सारे 1 यूनिट है, ये देखिए 1 kg 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। M1 रखिए kg, ठीक है, और इसका जो है वो kg हो गया, और इसका जो है ये भी इतना kg है। ठीक है, तो गामा बाई 20 kg, तो ये हो जाएगा गामा अपन ऊपर चल जाएगा 20 और नीचे ही kg रहेगा। इसका पावर कितना है 1। लेंथ में देख लीजिए L1 जो कि है मीटर है, नीचे भी अल्फा मीटर ही दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अल्फा मीटर, तो इसीलिए अल्फा मीटर दे दिया, और इसका पावर क्या है 1 है, मीटर मीटर चला गया। ठीक है, सेकंड देखिए ऊपर सेकंड है और नीचे बीटा, बीटा सेकंड है, तो सेकंड सेकंड चला गया। तो ओवरऑल हमारे पास क्या बचा, N2 जो बचा वो हो गया kg चला गया, तो ये 20 अपन गामा इन, और नीचे ही अल्फा और नीचे ही बीटा। ठीक है, mLT की पावर -2, यहाँ पे -2 होता है ना भाई, C -2 है तो B की पावर -2 आएगा, तो B ऊपर चला जाएगा, तो ये B² आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो इतना kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा उस वाले यूनिट में। समझे क्या, अपने घरेलू मेथड से भी ट्राई करना, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम देख लेते हैं मात्र 2-3 मिनट के अंदर कि भाई ड्रॉबैक क्या होता है। मैं उस ड्रॉबैक को यहाँ पे लिख देता हूँ और आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए। तो चलिए मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है ताकि हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाए। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स है जो कि यूनिट एंड डायमेंशन के जो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ते हैं उसके हेल्प से हम क्या क्या नहीं कर सकते, उसके कुछ जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है। द वैल्यू ऑफ डायमेंशनल कांस्टेंट कांट बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ मतलब कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट ओनली। हमने पहले भी बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ½ mv²। ये हाफ कहाँ से लाएंगे, नहीं ला सकते ना, mv² कांस्टेंट इंटू mv² आ सकता है, तो वो सारी चीज़ें हम नहीं ला सकते। द इक्वेशन में बी डायमेंशनली करेक्ट बट नीड नॉट बी फिजिकली करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल, यहाँ पे v इक्वल टू u प्लस AT है, तो देखिए ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन अगर मैं आपको एग्जाम्पल लिखना है u/10 लिख दूँ तो देखिए इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका होगा, और यही तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन होता है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, तो डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन फिजिकली करेक्ट है क्या, नहीं। उसी तरह s इक्वल टू ut प्लस हाफ के बदले अगर 1/100 AT² लिख दूं, ठीक है, तो ये क्या है, फिजिकली करेक्ट नहीं है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस है ना, इसका डायमेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो यही इसका ड्रॉबैक है। समझे क्या, v² इक्वल टू u² प्लस 2as, तो v² इक्वल टू u² प्लस 20as लिख दूं तो वो डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन फिजिकली करेक्ट नहीं है, तो वो एक ड्रॉबैक है। नाउ अगले पे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए द इक्वेशन में भी ये हो गया, वी कांट जज एग्जैक्टली अबाउट एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी इफ डायमेंशन इज नोन। देखिए हमें पता है कि जो डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी का होता है वही डायमेंशन पोटेंशियल एनर्जी का होता है, वही डायमेंशन जो है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वर्क का भी होता है, वर्क डन का भी।
किसी भी टाइप का एनर्जी का है डायमेंशन वही होता है ml2t-2। तो डायमेंशन अगर आपके पास आ गया ml2 t-2, तो आप बता थोड़े ना सकते हो कि वो पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन है या काइनेटिक एनर्जी का या वर्क डन का, जब तक कि फिजिकल क्वांटिटी आपको दिया नहीं जाए। तो ये भी एक ड्रॉबैक है कि डायमेंशन को देखकर हम नहीं बता सकते कि भाई वो कौन से फिजिकल क्वांटिटी का एग्जैक्टली है। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल है स्ट्रेस फोर्स अपन एरिया, ठीक है ना, तो वहां पे और प्रेशर का भी क्या होता है फोर्स अपन एरिया। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का फोर्स है, अलग अलग एरिया, समझ रहे हो ना, एरिया यहाँ पे देखने वो जब चैप्टर पढ़ाई होगा तब अच्छे से पता चलेगा, लेकिन दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा ना। बात समझ में आई का? वी कांट डिराइव अ फॉर्मूला कंटेनिंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लोगरिथमिक फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई एक Q जो है चार्ज है, इस टाइप का फॉर्मूला हो Q0 इंटू 1 माइनस ई की पावर t/τ, ये फॉर्मूला आपको 12th क्लास में मिलेगा। तो आप जो है ये जो है यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, इवन एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी यहाँ पे ऐड कर देना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है, a इक्वल टू a0 साइन ओमेगा t प्लस 5 वेव का इक्वेशन। तो हम वो सारे जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो यार सब्सक्राइब करो यार, ठीक है, वीडियो को लाइक करो और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।